वो देखिए मेरे बाईं तरफ सूरज है। क्या इस सूरज की लाइट को डिम करने के लिए कोई साजिश की जा रही है? मशहूर अरबपति ताजिर बिल गेट्स वेदर पैटर्न्स को और क्लाइमेट मूड को कंट्रोल करके किस चीज पर कब्जे का ख्वाब देख रहे हैं? ये अखबार मेरे सामने है, देखें। वीट फील्ड्स ऑर्चर्ड्स अगेन बैटर्ड बाय वाइडस्प्रेड रेन एंड हेल्स कि पूरी फसलें तबाह हो रही हैं, इतनी ज्यादा बारिशें आ गई हैं। अप्रैल के महीने में रेन लीड्स टू मैसिव ड्रेनेज इश्यूज, रेन लीव्स 3 डेड 17 इंजर्ड। ये बारिशें किस चीज का नतीजा है? और ये जो हवाई जहाज जा रहा है और उसके पीछे से ये धुआं निकल रहा है सफेद रंग का, क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट है? एजेंडा 2030 क्या है? सोशल मीडिया पर आने वाली हर दूसरी रील आज इसके ऊपर बात कर रही है। ये सब कुछ हम आपसे शेयर करेंगे अपनी इस अहम तरीन वीडियो में। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि वाकई मौसम और आबोहवा जैसी इतनी बड़ी चीज को इंसान कंट्रोल कर सकता है? क्या साइंस इस काबिल हो गई है? वैसे वियतनाम की जंग में जो 1955 से 1975 तक हुई थी, बरसात के मौसम को 1 माह तक बढ़ा दिया था मसनूई तरीके से, ताकि बारिश बहुत ज्यादा हो और दुश्मन की फौज पेशकदमी ना कर सके। We will answer all these important questions in today's video। आज की वीडियो में इन तमाम सवालों का आपको जवाब देंगे, हकीकत से पर्दा उठाएंगे। ये बात तो सच है कि बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि इंटरनेशनल रैंकिंग में 5वीं बड़ी यूनिवर्सिटी समझी जाती है, उसके एक क्लाइमेट प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है स्कोपेक्स, स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड पर्टर्बेशन एक्सपेरिमेंट। और देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हमारी ये नस्ल ऐसी है जो कि जमीन को गर्म होते देख रही है और मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात को बहुत बुरे तरीके से इसको फेस कर रही है। एक अंदाजे के मुताबिक 1900 से लेकर अब तक जमीन का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, और अगर इसी तरीके से स्पीड जारी रही तो 2050 तक यह दर्जा हरारत मजीद 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अब ऐसी हालत में जो स्कोपेक्स है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं कि जो सूरज की रोशनी आ रही है ये पूरी जमीन तक ना आए, बट इट्स ए सन डिमिंग टेक्नोलॉजी। जैसे मेरे पास ये लाइट लगी हुई है, हमारे पास एक कंट्रोल है इसका कि इस लाइट को हम कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। अब सन की वो लाइट जमीन तक ना पहुंचे, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वो लाइट आए और रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाए और पूरी की पूरी जमीन तक ना पहुंचे। इस तरीके से जब सूरज की गर्मी नहीं पहुंचेगी तो जमीन कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग के असरात से बच सकेंगे। लेकिन सुनने में तो हो सकता है आपको अपील कर रही हो बात, लेकिन इसके बड़े गहरे रिस्क मौजूद हैं। और 2019 में यूएसए, ब्राजील और सऊदी अरब ने इसी तरह के एक प्रोजेक्ट को जबरदस्ती रुकवा दिया था और आगे बढ़ने नहीं दिया था। जो स्कोपेक्स है, इसके अंदर बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो चौक होता है, इसको उन्होंने ऊपर हवा में, वो पूरा मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पूरा हवा में फैला देना है। और जब सूरज की रोशनी कैल्शियम कार्बोनेट को टकराएगी तो पूरी नीचे नहीं आएगी, रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली जाएगी। और यह तजर्बा उसी वक्त कामयाब होगा कि वाकई सूरज की रोशनी नीचे ना आए और जमीन वो कूल डाउन हो जाए। इस मंसूबे के हक में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कर दिया जाता है तो दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा और कई मिलियन साल तक कम ही रहेगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल, साइंस ने पूरी रिसर्च की है, लेकिन रिस्क ज्यादा है। जो इसके ओपोनेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर मामला हाथ से निकल गया तो समझ कुछ नहीं आनी। याद रहे, इसे जियो इंजीनियरिंग, और अगर सूरज को इन्वॉल्व किया जाए तो सोलर जियो इंजीनियरिंग कहा जाता है। और ये डेविड केथ हैं जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही अप्लाइड फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। उनके मुताबिक दिस टेक्नोलॉजी विल हैव वेरी ग्रेव एंड रियल कंसर्न्स। यकीनन इस टेक्नोलॉजी के बहुत गंदे असरात भी हो सकते हैं। उनका कहना था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब रिलीज किया जाएगा, ऊपर हवा में फेंका जाएगा, हो सकता है ये कैल्शियम कार्बोनेट ओजोन लेयर को, ये वो लेयर है जो कुदरती तौर पे हमें अल्ट्रा वायलेट शुआओं से, जो खतरनाक शुआएं, उनसे बचाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है उस ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर दे, उसको खराब कर दे। और कितनी मिकदार में कैल्शियम कार्बोनेट हमें डालना है कि सूरज की इतनी ढेर सारी रोशनी को हम कम कर सकें, उस मिकदार का भी सही अंदाजा नहीं। स्वीडन के एक शहर में जून के महीने में कुछ अर्सा पहले यह तजर्बा किया जाना था।
ایک موسمی غبارہ جو بیلون ہوتا ہے اس کو اوپر بھیج کر یہ تجربہ کیا جانا تھا، اور یہی سوچا جا رہا تھا کہ اگر قیمت کو دیکھا جائے اور اثرات کو دیکھا جائے تو کیلشیم کاربونیٹ CaCO3 اس سولر جیو انجینئرنگ کے لیے بہترین چیز ہو سکتی ہے۔ اور اس ٹیکنیک کے حامی جو قدرتی فینومینا کی مثال دے رہے ہیں وہ ہے وولکانک ایرپشنز، یعنی آتش فشاں جب پھٹتا ہے نا اس کا بہت زیادہ دھواں ہوتا ہے اور وہ بھی اوپر جا کے کمبریلا یوں بنا لیتا ہے اور سورج کی روشنی کو روکتا ہے۔ 1815 میں انڈونیشیا کا ماؤنٹ ٹیمبورا ایک آتش فشاں پھٹا تھا، اسی طرح سے وہ دھواں نکلا، اس کا ایک بادل بن گیا اور پورے ایک سال دنیا میں گرمی آئی نہیں، یعنی سورج کی روشنی بہت کم پہنچ رہی تھی زمین تک۔ 1991 میں ماؤنٹ پینا ڈوبا یہ ایک آتش فشاں پھٹا تھا اور اس کے پھٹتے ساتھ ہی پوری دنیا کا جو درجہ حرارت تھا 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ وہ وولکینو سے جب وہ دھواں نکلا وہ دھواں اوپر چھا گیا تو سورج کی جو روشنی آ رہی تھی دھوئے کے اندر سے گزری نہیں اور کم گزری اور پلٹ گئی۔ لیکن والکانو کے اندر وہ جو اوپر دھواں گیا وہ سلفیرک ایش یا سلفر ہوتی ہے جو کہ صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوئے۔ 1815 میں جو ماؤنٹ ٹیمبورا کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد فریزنگ ٹیمپریچرز آئے کچھ جگہوں کے اوپر، بہت شدید ٹھنڈ ہو گئی، کراپس فیل ہو گئی اور وہاں پر فیمن یعنی بہت زیادہ قحط پڑ گیا۔ الاسکا اور میکسیکو میں جو آتش فشاں پھٹے ان کا جو اثرات ہوئے وہ افریقہ کے ملک میں ہوئے تھے، بہت خطرناک ریپرکشنز ہوئے، اور ڈیوڈ کیتھ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک رسک پول بنائیں اور دیکھیں کہ جب آپ اوپر کوئی ایسی تبدیلی کرتے ہیں خود سے، جیسے جیو انجینئرنگ کا میں نے آپ کو بتایا، تو کون کون سے ملک اس سے متاثر ہوں گے اور ان کو پے آف کیسے کیا جائے گا۔ دراصل یہ سوچ تب آئی جب جنگل کی آگ وائلڈ فائرز نے بہت زیادہ تباہی مچائی۔ ایسے حالات میں کوئی سولوشن لینے کے لیے جدید ریسرچ کی جاتی ہے جس کے لیے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر ایکوپمنٹ ہوتے ہیں، لوگ وہاں بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور ان ریسرچز کو دنیا کے امیر ترین لوگ یا آرگنائزیشنز فنڈ کرتی ہیں تاکہ یہ ریسرچ اچھے انداز سے مکمل ہو سکے اور انسان کی مدد ہو سکے۔ جس طرح UK نے $10 ارب دیے تھے ایمیزون کے اندر جو آگ لگی تھی اس کے بچاؤ کے لیے، اور اسی طرح بل گیٹس نے بھی ویدر پیٹرن اور کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ کی اندر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے یہ ایک ریڈیکل سولوشن یعنی اسکوپیکس کے اوپر اپنا پیسہ لگایا۔ گیٹس فاؤنڈیشن ویسے بھی فلنتھراپی کے بہت سے کام کرتی رہتی ہے۔ 2024 میں گیٹس فاؤنڈیشن نے $8.2 بلین $8.2 ارب وہ فلاحی کاموں میں لگائے تھے۔ ویڈیو کو یہیں پر روکتے ہیں اور آپ کے لیے ایک زبردست نیوز ہے ہمارے لیے۔ ہماری ویب سائٹ officialsobhanattari.com کے اوپر آپ کے لیے ایک زبردست حل آ رہا ہے، آپ کے مسائل کا، آپ کے پرابلمز کا ایک بہترین سلوشن ہم لے کر آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ابھی ہماری ویب سائٹ پر جائیے، کانٹیکٹ اس کے اندر جا کے کلک کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کی پرائمری انفارمیشن مل جائے گی۔ آئیے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سولر انجینئرنگ ہے کیا جو اتنا ہوا بنا ہوا ہے۔ ہوگا یہ کہ بہت سے جہاز وہ زمین سے بہت اوپر اڑیں گے۔ اب یہ ہوا کے اوپر لیئرز ہوتی ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ یہ جہاں میں بیٹھا ہوں زمین سے لے کے اوپر 12 کلومیٹر تک ٹروپوسفیئر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ٹروپوسفیئر، یہ پہلی لیئر ہے۔ اور ٹروپوسفیئر کہاں ہے؟ جہاں پر موسم ہوتا ہے، ہوائیں، آندھی، طوفان، بارش یہاں پر ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے کمرشل پلینز ہیں جو جہاز اڑتے ہیں یہ اسی ٹروپوسفیئر میں 0 سے 12 کلومیٹر کے اندر اڑتے ہیں۔ دوسرا ہے اسٹریٹوسفیئر، یہ 12 کلومیٹر سے 50 کلومیٹر تک ہے، یہاں ہوا بہت کم ہے اور یہی اوزون ہے وہ لیئر جو کہ زمین کو الٹرا وائلٹ یعنی گندی شعاعوں سے بچاتی ہے۔ بعض ہائی الٹیچیوڈ پلین وہ یہاں پر اڑتے ہیں۔ اور پھر ہے میزوفیئر، یہ تیسری لیئر ہے، 50 کلومیٹر سے 85 کلومیٹر تک یہ ہوتی ہے، یہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے اور یہاں پہ شوٹنگ سٹارز ہوتے ہیں۔ اور پھر ہے تھرموسفیئر، 85 کلومیٹر سے 600 کلومیٹر تک، یہ سپیس کے بالکل قریب ہو جاتی ہے، بہت گرم اور تھن ایئر یہاں پر ہوتی ہے، سیٹلائٹس یہاں آربٹ کرتی ہیں۔ اور لاسٹ ہے ایگزوسفیئر، یہ 600 کلومیٹر کے اوپر ہے، یہ سپیس کے بالکل ساتھ لگ جاتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ تو میں نے آپ کو بتائی نہیں، وہ ہے آئنوسفیئر، یہ الگ سے کوئی لیئر نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، الگ سے نہیں ہے، یہ تھرموسفیئر سے میسوسفیئر کے درمیان ایک لیئر بنتی ہے جو 60 کلومیٹر سے 1000 کلومیٹر تک ہے، بہت اوپر ہے۔ یہاں پر ایئر پارٹیکلز چارجڈ ہوتے ہیں یعنی الیکٹریسٹی ہوتی ہے، جب سورج کی روشنی آئنوسفیئر پر پڑتی ہے وہاں کی ایئر کے اندر بجلی آ جاتی ہے، اور جتنے ہماری یہ ریڈیو سگنلز ہیں جو ہمارے موبائل کے سگنل آتے ہیں، سیٹلائٹ کے سگنل آتے ہیں، GPS کے سگنل آتے ہیں، یہ اسی آئنوسفیئر کی وجہ سے آتے ہیں۔ یوں سمجھیے آپ کہ یہ اوپر چھت
जाता है मेरे, ठीक है जी, ये छत है, अगर मैं बॉल फेंकूंगा तो बॉल छत को लग के नीचे आएगा। इसी तरीके से हमारी जमीन के ऊपर आयनोस्फीयर की एक छत है, हम सिग्नल ऊपर मारते हैं, वो सिग्नल उसको टकरा के फिर सारे फैल जाते हैं और हमारे मोबाइलों पे सिग्नल आ जाते हैं, कुछ टकरा के वापस नहीं आते, ऊपर चले जाते हैं, जिसको जीपीएस सिग्नल कहा जाता है। और ये भी दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूं, जो आम जहाज होते हैं लाहौर से कराची और यहां से इंग्लैंड और इंग्लैंड से न्यूयॉर्क और दूसरे ममालिक के अंदर, इनकी जो हद ऊंचाई है ना वो 43,000 फीट हो सकती है, इसके ऊपर ये नहीं जा सकते, इसे कहते हैं सर्विस सीलिंग। लेकिन जो F-15 है, F-22 है, F-35 लाइटनिंग है, जो जंगी जहाज है, ये तो 45 बल्कि 65,000 से भी ऊपर चले जाते हैं, 65,000 फुट तक भी इनकी परवाज होती है। और लॉकहीड ह्यूज स्पाई प्लेन, ये तो 75,000 फीट तक भी ऊपर चला जाता है, क्योंकि इससे जासूसी करनी होती है। अब मैं आपको समझाता हूं कि बहुत ज्यादा जहाज वो दूसरी लेयर यानी स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाए जाएंगे, उनके पीछे नोजल होती है, उस नोजल से कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगी और वो ऊपर फैल जाएगी। मैंने आपको ना 12 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक सेकंड स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर है, और जब ये जहाज ऊपर से उड़ेंगे, इनकी नोजल से कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगी, उसकी एक लेयर बन जाएगी और वो सूरज की रोशनी को पूरे तरीके से जमीन पर आने नहीं देगी, बल्कि वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहां पे कैम ट्रायल्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, आपने देखा होगा कभी कभार आसमान पर जहाज जाता है, उसके पीछे इसी तरह की व्हाइट रंग की एक लाइन बनती चली जाती है, कहा जा रहा है कि ये वही कैल्शियम कार्बोनेट फेंकी जा रही है। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। जब जहाज एक खास ऊंचाई पर जाता है, उसके पीछे से वाटर वेपर्स निकलते हैं, और इतनी ज्यादा ऊंचाई पर वो वाटर वेपर्स ऑटोमेटिकली आइस में, बर्फ में तब्दील हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है। और नैनो एल्यूमिनियम पार्टिकल्स का भी कहा जा रहा है कि वो फेंके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम पहले ही हमारी जमीन में बहुत ज्यादा मिकदार में शामिल है, डस्ट में, सॉइल में, पॉल्यूटेड एयर के अंदर। तो इस काम के लिए, सोलर जियो इंजीनियरिंग के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को बेहतरीन चीज कहा जा रहा है, जो कि ऊपर दीवार बना देगी और सूरज की रोशनी को रोकेगी। लेकिन मेरे पास देखिए, इस सोलर जियो इंजीनियरिंग के जो रिस्क मौजूद हैं, फ्लडिंग बहुत ज्यादा आ सकती है इससे, मैस फेमिन यानी बहुत ज्यादा ड्राउट कहत पड़ सकता है इससे, और यह बहुत बड़ी आबादी को मुतासिर कर सकती है, एग्रीकल्चर से इफेक्ट होगी, और ये ब्लू स्काई, जो खूबसूरत हमें ब्लू स्काई नजर आता है, ये गायब हो सकता है। और वीकेंड मॉनसून, क्योंकि चाइना, इंडिया और अफ्रीका के अंदर पहले ही बहुत ज्यादा बारिशें रिपोर्ट की जा रही हैं। हां, ये टेक चीप है, और चौके किसी मुल्क पर कैसा असर होता है कोई पता नहीं, तो मेरे पास तहकीक मौजूद है कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर वाज़े तौर पे जंग होने का भी इशारा इसमें मिलता है कि तुमने हमारी आबो हवा को खराब कर दिया, ज्यादा बारिशें बरसा दी या बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। तो ग्लोबल पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, उस वजह से अब मैं इस बात को आपको ऐलान कर दूं कि स्कोपेक्स का जो प्रोजेक्ट है, ये 2024 में रोक दिया गया था, इस पर कोई काम नहीं हो रहा और इसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को, इस गंदी हवा पॉल्यूशन को रोकने के जो तरीके हैं, वो दरहकीकत बहुत ज्यादा महंगे हैं। इलॉन मस्क $893 बिलियन का मालिक, दुनिया का अमीर तरीन आदमी, इसने 2021 के अंदर एक्स प्राइज नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और इसने ऑफर की थी, पूरी दुनिया में कोई बंदा आ जाए, ऐसी मशीन या ऐसा तरीका बना दे जो हवा से डायरेक्ट कार्बन को सक कर ले, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदी गैस है, ये हम कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ही सक कर लेंगे तो गैस खत्म हो जाएगी गंदी और हवा साफ हो जाएगी। लेकिन ऐसी मशीनें मौजूद हैं, ये चलती भी हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगी हैं, और इतने बड़े अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सक करना, फिर उसको कहीं रखना, दिस इज क्वाइट ए जॉब। इसी तरह कैलिफोर्निया के एक बिजनेसमैन ने अलग ही तरीका निकाला, उसने आयरन डस्ट ली बहुत ज्यादा और वो समुद्र में डाल दी कि कार्बन ईटिंग फाइटोप्लैंक्टन जो है वो आयरन डस्ट को, ये समझ लें लोहे का चूरा होता है, शफाफ होता है और बहुत ज्यादा फाइन होता है, ये आयरन डस्ट को जब कार्बन ईटिंग फाइटोप्लैंक्टन खाएंगे, ये छोटा सा कीड़ा है जो कि कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर ले जाता है, तो ये बढ़ जाएंगे, और जब ये बढ़ जाएंगे तो कार्बन खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट से बहुत नुकसान हो गया था समुद्र को। बहरहाल स्कोपेक्स एक वेबल सोल्यूशन लगता था, और सिर्फ बिल गेट्स नहीं बल्कि 14 मुख्तलिफ अफराद जो अमीर तरीन हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इसके ऊपर फंडिंग की थी। और शुरू में यही कहा था कि बैलून ऊपर जाएगा, जाके 1-1.5 किलो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर फेंक देगा और उस 1-1.5 किलो के मसरात देखेंगे कि क्या होते हैं। वैसे ये मौसम को कंट्रोल करने का जो तरीका है, ये है तो सही, महदूद पैमाने पर ही होता भी है। आपने नोट किया होगा पिछले साल या उससे पिछले साल गलबन पाकिस्तान के अंदर भी मसनूई बारिश बरसाई गई थी। यूएई के अंदर, अमेरिका में और पाकिस्तान में, इंडिया में ये होता है
क्लाउड सीडिंग क्या होती है कि ये ऊपर जाते हैं और एक ये बादल बनाते नहीं है बल्कि बादल ढूंढते हैं, और जो बादल रेडी होता है, उस पर नमी ज्यादा होती है, तैयार होता है, उसके ऊपर जाके सिल्वर आयोडाइड, सॉल्ट और ड्राई आइस फेंकते हैं, वो भारी हो जाता है, उधर ही बरस जाता है, तो बारिश बरसानी हो तो वो काम हो जाता है। ये चाइना के अंदर भी हुआ था। चाइना के अंदर और रशिया सोवियत यूनियन के अंदर एक जगह परेड होनी थी, ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी भी थी। पता चल गया जनाब यहां पर बादल आएंगे और बारिश हो जाएगी। इन्होंने पहले जाके, मिसाल के तौर पे दोपहर को 2 बजे परेड होनी थी, ये सुबह 9 बजे चले गए, उन्होंने जाके क्लाउड सीडिंग कर दी, यानी उधर बादलों को उधर ही रोक दिया और उनको बरसा दिया। अब जब वो बादल पहले ही बरस गए तो बाद में तो उनके अंदर पानी था नहीं, वो नहीं बरसे फिर, तो यूं भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये गालिबन 2008-2009 के अंदर हुआ था। 1960 और 1980 के अंदर ऑपरेशन स्टॉर्म फ्यूरी, यानी बड़े बड़े हरिकेन्स, आपने सुना होगा अमेरिका के अंदर कितने बड़े बड़े तूफान आते हैं, उनके नाम भी रखे जाते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने कहा आबोहवा को इतने मैसिव लेवल पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और अब एजेंडा 2030 क्या है, इसके बारे में गलत फहमियां इतनी फैली हुई है, सुन लें। यह कोई सख्त कानून या इंटरनेशनल लॉ नहीं है जिस पर अमल करना हर मुल्क के लिए लाजमी हो, बल्कि कंट्रीज चूज करेंगी इसको अप्लाई करेंगी या नहीं करेंगी। यह गुर्बत के खात्मे, सेहत और तालीम के फैलाव, एनवायरनमेंट की बेहतरी, सफाई और तवानाई के हवाले से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है। यानी यूं समझिए कि ये यूएनओ की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक प्रोग्राम है ताकि दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन सके। दुनिया के 190 ममालिक इसमें शामिल हैं, इस ट्रीटी के सिग्नेटरी हैं, और दुनिया के अरबपति लोग इसके जरिए जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया की आबादी को कम करने की साजिश है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। पोलियो के कतरे के बारे में भी तो यही बात की जाती थी ना कि मर्दों को बांझ किया जा रहा है। पाकिस्तान में देखें, सारे पीते हैं पोलियो के कतरे और इतने ढेर सारे बच्चे भी हैं, कोई मसला नहीं है। और ये जो प्लान्स, ये जो असल में जो अल्फाज अंग्रेजी के इस्तेमाल किए गए ना, सस्टेनेबल प्लान, यानी वसाइल की हिफाजत के साथ साथ तरक्की की जाए रफ्ता रफ्ता, ये अल्फाज आम आदमी को समझ नहीं आते। वो समझते हैं कोई हिडन एजेंडा है, कोई खुफिया प्लान चल रहा है नीचे जो हमें बताया नहीं जा रहा, और फिर अमीर लोग इसको फंड कर रहे होते हैं। उनकी मौजूदगी से फिर जहन में आता है कैपिटलिज्म है, शायद ये ज़मीनें खरीद लेंगे, गरीबों को तबाह कर देंगे, इस तरह की बातें फिर र्यूमर्स बनती हैं। और आज सोशल मीडिया के दौर में शेयर का बटन तो आपको पता है शुतरे बेमहार की तरह आगे से आगे चलता चला जा रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो एजेंडा 2030 का कोर है। समाजी, इक्तिसादी, माहौलियाती यानी कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल तरक्की पूरी दुनिया के अंदर यकसा हो, गरीब को हकूक मिले, अमीर को हकूक मिले। इस तरह के मुसीबत तो चलते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी आप देखें, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, तो पूरी दुनिया के लेवल पर भी ऐसे मंसूबे होते रहते हैं। सोशल मीडिया पर ज्यादा सनसनी फैला दी जाती है जिससे हम डर जाते हैं। टू मेडल विद नेचर, फितरत के साथ छेड़खानी जो है ना, ये काम खतरनाक होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। 1990 के अंदर किसी मुल्क के अंदर गिद्ध, वॉल्चर, बहुत बड़ा परिंदा होता है, मुर्दार खाता है, इसकी नस्ल खत्म होने लगी और 2-3 सालों के अंदर 97% गिद्ध मर गए। वो बड़े हैरान हुए कि एकदम गिद्ध मर गए, तो कैसे हुआ ये। अब उन्होंने रिसर्च की तो पता चला कि ये गिद्ध जो थे ना, ये मरी हुई गाय भैंस का गोश्त खाया करते थे। तो ये जब मरी हुई गाय भैंस का गोश्त खाते थे ना, तो उस मुल्क में गाय भैंस को डिक्लोफेनिक इंजेक्शन बहुत ज्यादा लगा करते थे। वो उनके लिए तो ठीक थे, लेकिन इन गिद्धों के लिए, वल्चर्स के लिए वो जहर था। जब इन्होंने वो खाया गोश्त जिसमें डिक्लोफेनिक इंजेक्शन था, ये मरना शुरू हो गए। और जब ये मर गए तो असर क्या पड़ा कि अब वो गाय और वो जो भैंस है उसकी लाशें पड़ी हुई हैं, मरी हुई पड़ी हुई हैं वो, और उनको खाने के लिए गिद्ध ही नहीं है। मुर्दार होगा तो गिद्ध खाएंगे, तो वो ताफुन बढ़ गया। फिर उन्होंने डिक्लोफेनिक इंजेक्शन पर पाबंदी लगाई। देखा आपने किस तरीके से नेचर में मेडलिंग का नुकसान होता है। और किसी मुल्क के अंदर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, वहां पे सनती तरक्की को बढ़ाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा ऐसा करो, चिड़ियों को मार दो। 4 पेस्ट कंट्रोल स्ट्रेटेजी लेकर आए। उसमें क्या था, मक्खियां, मच्छर, चिड़ियां, इनको मार दो। इनको मारोगे तो फिर वो, क्योंकि चिड़ियां ना दाने खा जाती हैं, दाने खा जाती हैं, तो दाने खाती है तो हमारी प्रोडक्शन कम होती है। चिड़ियों को मार दिया, जहां उसका घोंसला था गिरा दिया, अंडे थे तोड़ दिए, चिड़िया नहीं रहने देनी। उतनी 150 चिड़ियां मर गई। फिर पता चला कि चिड़ियां दाने तो कम खाती थी, ज्यादा कीड़े खाती थी जो कि फसलों पर आ जाते थे। जब चिड़ियां मर गई, वो कीड़े इतने बढ़ गए कि फसलें तबाह हो गई और उस मुल्क के अंदर शदीद कहत आया था, मल्टी लेयर ड्राउट, जिसकी वजह से 45 मिलियन लोग मर गए थे। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ मेडलिंग विद नेचर। 2004 में जो सुनामी आया था, इंडोनेशिया, श्रीलंका,
تھائی لینڈ کے اندر اور انڈیا کے اندر جس میں 2,40,000 بندہ مر گیا تھا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ پتا کیا تھی؟ مینگروو ٹریز کو انہوں نے کاٹ دیا تھا۔ یہ ٹریز جو ہوتے ہیں نا، مینگروو کے درخت، ان کا روٹ سسٹم بہت گہرا ہوتا ہے، یہ رائزنگ سی لیول کو اور آتی ہوئی لہروں کو بچانے میں بڑا بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ اور پیسٹیسائڈ جو فصلوں کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے کیڑوں کو مارنے کے لیے، وہ کیڑے نہیں مرتے، وہ اصل اچھے کیڑے بھی مر جاتے ہیں جن کا رہنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال ٹو میڈل ود نیچر از ڈسٹربنگ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ بھی جو بات سنیں، وہ لوگ تو اپنی پبلسٹی کے لیے چڑھا دیتے ہیں ادھر ادھر سے سن کے، اچھی طرح تحقیق کریں جس طرح ہم نے تحقیق کی اور آپ کو بتایا۔ خوش رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے۔